Okay, so let's discuss about chapter 4. चैप्टर 4 में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे हम कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और कैसे किस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है। सो डेवलपमेंट का मतलब ये है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस पैटर्न, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ऑर्डरली है, प्रिडिक्टिव है और कॉन्टिन्यूस है ना। तो दैट मीन्स आप ईजीली जो है पैटर्न पता लगा सकते हैं किसी भी डेवलपमेंट का, कि लाइक जैसे पहले जो है आपका इन्फेंसी आएगा, फिर आपका चाइल्डहुड आएगा, फिर आपका एडोलिसेंस आएगा, फिर आपका अडल्टहुड आएगा और फिर आपका ओल्ड एज आएगा और फिर डेथ। तो ये पैटर्न फिक्स है ना, इसी तरीके से ही चलेगा। तो इसलिए बोला कि डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो फिक्स होता है, ऑर्डरली होता है। दैट मीन्स एक ऑर्डर में होता है, जैसा मैंने ये बताया, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। प्रिडिक्टिव का मतलब ये है कि आप हर एक एज में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से चेंजेस किस एज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि मतलब बच्चा बोलना कब सीखेगा, बच्चा चलना कब सीखेगा, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से इसमें पता लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कि डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस से। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है योर हाइट, वेट, ब्रेन, हार्ट और लंग्स, इन सब की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड कर रही है आपके मेनली क्या कहते हैं, जीन्स पे। जैसे आप में जीन्स आएंगे आपके पेरेंट्स से, वैसी आपकी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। कॉग्निटिव प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव प्रोसेस में आ जाएगा इन डेवलपमेंट रिलेटेड टू द मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग, सच एज थॉट्स, परसेप्शन, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो हमारा जो ये दिमाग में जो हमारे थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस चलता है, जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारा अटेंशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, ये सब कहीं ना कहीं मिलकर हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सोशो इमोशनल की अगर हम बात करें तो सोशो इमोशनल प्रोसेस में आ जाता है हमारा कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं क्लासरूम में बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम हमारा कल्चर हमारे को इम्पेक्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें सोशो इमोशनल प्रोसेस में आती हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी डेवलपमेंट को इम्पेक्ट करती हैं। तीनों के बारे में एक बार रीड करिए। डन। तो नेक्स्ट पे आते हैं, अब हमारे पास है एल एस पी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के LSPs हैं हमारे पास। सो LSP में हमारे पास पहला है यहाँ पर डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द बर्थ, और बर्थ भी नहीं हम बोलेंगे, फ्रॉम द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्री नेटल स्टेज से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एंड डेवलपमेंट कब तक चलती है, डेथ तक डेवलपमेंट चलती रहती है फाइनली। तो इसलिए हमने बोला डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और कई जगह पर हम ये बात भी बोलते हैं कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, साइको इमोशनल प्रोसेसेस भी मैटर करती हैं हमारे डेवलपमेंट में। जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी कि बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल मतलब आपके जीन्स, कॉग्निटिव मतलब आपका थिंकिंग थॉट प्रोसेस, आपका मेमोरी, मेमोराइजिंग, परसेप्शन, लर्निंग, एंड आपका सोशियो इमोशनल आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आपका स्कूल, ये सब सोशियो इमोशनल प्रोसेस में आता है। ये सबका सब मैटर करता है आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में। डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शन होती है। ठीक है, हर दिशा में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक होती है। पहले मल्टी डायरेक्शन का बताता हूँ क्या होती है। मल्टी डायरेक्शन वर्ड का मतलब सिंपल सा ये है कि डेवलपमेंट फिजिकल भी हो रही है,
डेवलपमेंट बायोलॉजिकल भी हो रही है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है किसी की, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है, मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं बच्चों के अंदर, मतलब हाथ पैरों की मसल्स की मूवमेंट। तो अब देख रहे हो कितनी सारी डायरेक्शंस हैं डेवलपमेंट की, इसलिए हम डेवलपमेंट को मल्टी डायरेक्शन टर्म में काउंट करते हैं। सिर्फ एक ही दिशा में हम नहीं बोलते। अगर किसी का हाइट और वेट बढ़ रहा है तो वो तो ग्रोथ कहलाएगी, वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। बट डेवलपमेंट मतलब हर दिशा में एक बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आता है डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक है। हाईली प्लास्टिक का मतलब है कि इट कैन बी मोल्डेबल, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई एक्सरसाइज करने लग जाए तो वो फिज़िकल डेवलपमेंट उसकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कोई एकेडमिक्स अच्छे से करने लग जाए तो उसकी बोल सकते हैं कि IQ लेवल अच्छा हो जाएगा। तो दैट मीन्स डेवलपमेंट जिस दिशा में चाहें हम मोल्ड कर सकते हैं, और डेवलपमेंट जैसे चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे को आप डॉक्टर भी बना सकते हो, एक बच्चे को आप किसी भी बड़े लेवल पे कोई भी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं व्यवसाय में डाल सकते हैं, किसी भी एक ऑक्यूपेशन में हम उसे ऐड कर सकते हैं। आगे लिखा है डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करती है हिस्टोरिकल कंडीशन से, ठीक है। बड़ा मैटर करती हैं हिस्टोरिकल कंडीशंस। अगर मैं हिस्टोरिकल कंडीशंस की बात करूं तो जैसे हिरोशिमा नागासाकी की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर और उसके कारण जो क्या कहते हैं बम्बार्डिंग हुई थी, और वहाँ पर जो अभी भी रेज पाई जाती हैं रेडियो एक्टिव, अभी तक वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उसे सफ़र कर रही है। तो हिस्टोरिकल कंडीशन का ही तो इन्फ्लुएंस हुआ वहाँ पे। इसके अलावा हमें देख लें अगर हम ह्यूमन में जो है, और भी अगर देशों में देख लें, इंडिया में देख लें या किसी और कंट्री में, तो लोगों की डेवलपमेंट वैसी है जैसी उनकी हिस्टोरिकल कंडीशंस थी, ठीक है। इवन उनके घरों के स्ट्रक्चर, उनका सोशल बैकग्राउंड वैसा है जैसी उनकी हिस्टोरिकल कंडीशंस थी, ठीक है। क्विकली एक बार इसे आप पढ़िएगा। दो प्रोसेस और हैं डेवलपमेंट में, अगर आगे देखें हम, वो पढ़ लिया आपने। तो जो नेक्स्ट है वो है डेवलपमेंट इज स्टडीड बाय मैनी डिसिप्लिन्स। कई सारे डिसिप्लिन्स में डेवलपमेंट पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, न्यूरोसाइंस में, इन सब में ही डेवलपमेंट का रोल है। एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड एंड एक्ट ऑन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। और वो सारा प्रोसेस उसके सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और फिज़िकल इन्वायरमेंट पे मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट को दिखाती हैं। अगर हम आगे देखें थोड़ा सा, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट ऑल दो कोर्स में इस बार के सिलेबस में नहीं है, पर ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ बॉडी का साइज़ इंक्रीज होना, हाइट और वेट बढ़ना, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होता है आपका वोल प्रोसेस, ठीक है। इसमें इंसान की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, जिसमें हम अभी मैंने बताया था मल्टी डायरेक्शन है। तो हर एक दिशा में डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं इसमें, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए जस्ट फॉर योर नॉलेज। बट ये है नहीं कोर्स में, तो इसको बस हमें देखना है, रीड करके छोड़ देना है।
डन। नेक्स्ट है फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डेवलपमेंट को। यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो बनेगा कि व्हाट आर, थोड़ा साफ लिख दूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। सो जो फर्स्ट फैक्टर आपका है वो कौन सा है? जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब आपका जेनेटिकल मेकअप, जो डीएनए आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, बोथ पेरेंट्स से, उसमें जितने भी जेनेटिक कोड्स हैं वो ऑलरेडी आपके प्रोटीन, आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है जो आपको आपकी पिछली जनरेशन से मिला है। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी डेवलपमेंट में। ये जो टाइम टेबल आपका सेट है ना कि कब एडोलिसेंस आएगा, ठीक है, कितनी एज में आप के अंदर प्यूबर्टी आएगी, कितनी एज में आपके अंदर ओल्ड एज आएगी, ठीक है, कब आपके अंदर मसल इम्प्रूवमेंट, मसल डिग्रेडेशन होना शुरू होगा, जो भी है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इवन कुछ बीमारियां भी होती हैं जो क्या कहते हैं जेनेटिकल होती हैं, तो वो भी ऑलरेडी टाइम टेबल में डली हुई हैं। दिस इज़ नॉट अ टाइम टेबल ऑफ स्कूल्स काइंड। ये कौन सा टाइम टेबल है? ये उस ब्लूप्रिंट की बात कर रहा है जो जेनेटिक्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। फिर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप इज़ अ वे एन इंडिविजुअल जीनोटाइप इज़ एक्सप्रेस। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप एक्सप्रेस होता है, उससे क्या होगा, उसकी फिज़िकल ट्रेट्स आएंगे, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी आइज़, स्किन का कलर, ये सब फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और ये कैसे आए? जैसे जैसे जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया वैसे वैसे उन्होंने प्रोटीन्स बनाए, और उन प्रोटीन्स ने हमारा हाइट, वेट, आइज़ और स्किन के कलर को इम्प्रूवमेंट किया। हमारा इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी भी इसी पे मैटर करती है। सो these observable characteristics of an individual are result of the interaction between the person's inherited trait and the environment. ये सब वो हैं जो एक इंसान के अंदर इनहेरिटेड ट्रेट है, या तो उसको अपने पूर्वजों से मिले हैं या अपने पेरेंट्स से मिले हैं, और कहीं ना कहीं यही सारे जो हैं उसके फिजिकल कैरेक्टर्स एक फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। पहले ये दोनों पॉइंटर्स आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ये कौन कौन से एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हमारे लिए होते हैं? एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट में है, लाइक पॉल्यूशन भी एनवायरनमेंट में है। अगर आपके पेरेंट्स गुड रीडर हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी ऑलरेडी आ जाएगी। तो एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ, सोशियो इमोशनल, सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर। जीनोटिपिक इम्पैक्ट जो है वो भी आपके अंदर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। पेरेंट जो बच्चे को स्कूल सेंड करते हैं, वो पर्सनैलिटी उसकी जो स्कूल में डेवलप होती है वो स्कूल के एनवायरनमेंट से हो रही है, घर के एनवायरनमेंट से हो रही है। बिसाइड दिस द चाइल्ड दमसेल्फ चूज देयर एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। कई बार बच्चा अपने एनवायरनमेंट को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। आप अपने दोस्त अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हो ना, तो वो आप की भी प्रेफरेंस पे मैटर करता है। बट आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ये बात बहुत अच्छे से अगले साइकोलॉजिस्ट ने बताई भी है, जिसने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट बताया है हमें। पूरा नाम है बॉनफेन बेनर। पढ़िए पहले इतना जितना स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये रहा बॉनफेन बेनर मॉडल।
अगर आप बॉनफेन बैनर मॉडल को देखेंगे तो बॉनफेन बैनर ने बोला कि हमारा फर्स्ट सिस्टम जो है वो माइक्रो सिस्टम है, जिसमें इमीडिएट वो लोग आ जाते हैं, सॉरी माइक्रो सिस्टम है जिसमें इमीडिएट वो लोग आ जाते हैं सबसे ज़्यादा क्लोज है हमारे और जो बर्थ से हमारे सराउंडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। ठीक है, स्कूल ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था ऑल्दो मैं मानता हूँ, तो इसे माइक्रो में ना रखकर इसको थोड़ा सा हम एक्सो में भी ले जा सकते हैं। फिर मीज़ो इज़ अ गैप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम और द एक्सो सिस्टम। फिर एक्सो सिस्टम के अंदर वो लोग आते हैं या वो चीज़ें आती हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन थोड़ा सा कम है, बट वो हमारी डेवलपमेंट को असर डालते हैं। हमारे नेबरहुड, पड़ोसी, हमारे आसपास की नॉइस, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, सोशल नेटवर्क, ये सब। फिर उसके बाद आपका आता है मैक्रो में। मैक्रो में आ जाते हैं आपके सोशो इकोनॉमिक और स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक में। एक बार ध्यान से इसको देखिए जो स्क्रीन पे लिखा है, पढ़िए जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लास्ट जो सिस्टम इसने दिखाया है वो है क्रोनो सिस्टम। ये आउटसाइड होता है, सबसे बाहर। एक एक करके इसने सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया। इसने बोला कि जो माइक्रो सिस्टम होता है रेफर टू द इमीडिएट एनवायरनमेंट, एक बच्चे के चारों ओर जो जन्म से उसके साथ होता है, जिससे उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। पेरेंट से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसलिए हमने पेरेंट को किस में रखा है, माइक्रो सिस्टम में। इसके बाद लाइफ में हम कुछ ऐसे दोस्त बनाएंगे जो हमारे बहुत क्लोज होंगे, हमारी सिस्टर, हमारे ब्रदर, वो भी हमारे बहुत क्लोज होंगे, हमारे कज़न्स, ठीक है, हमारी फैमिली। तो ये सब आ जाते हैं माइक्रो सिस्टम के अंदर। एक बार माइक्रो सिस्टम देखिए। माइक्रो सिस्टम के बाद आता है आपका मीज़ो सिस्टम। मीज़ो सिस्टम में वो लोग आ जाते हैं, वो चीज़ आ जाती है जिनसे हमारा कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस माइक्रो सिस्टम। अलग अलग माइक्रो सिस्टम है हमारे चारों ओर। सो माइक्रो सिस्टम इज़ लाइक, ये जो मीज़ो सिस्टम है ये गैप है। गैप किसके बीच था आपको बताया था मैंने, मीज़ो सिस्टम और एक्सो सिस्टम के बीच का गैप है। ठीक है, एक बार मीज़ो के बारे में पढ़िए। इसके बाद आपका आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में रेफर टू द इवेंट्स और द सोसाइटी इन विच द चाइल्ड डज नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली बट दे इन्फ्लुएंस हिम और हर सिग्निफिकेंटली। तो एक्सो सिस्टम में हम उन लोगों को रखते हैं जिसमें मतलब जो हमें डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं कर रहे बट इनडायरेक्टली वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उस बॉक्स में दिखाया भी था कि फादर की जॉब जहाँ वो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं आपके आसपास की जिनसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है बट इनडायरेक्टली वो आपको असर डाल रहे हैं। करिए एक्सो सिस्टम रीड, फिर हम पढ़ेंगे माइक्रो सिस्टम। फिर आपका आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में हम उन लोगों को रखते हैं जो हमारे आउटर लेयर में आते हैं सबसे, जैसे हमारा कल्चरल वैल्यूज़, हमारा कस्टम, हमारे लॉज, ये सब
जिस फैमिली में हम बॉर्न हुए हैं, वो अगर वो पुअर फैमिली है, रिच फैमिली है, तो ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी मैक्रो सिस्टम में। ठीक है। सो ये हमारा कल्चरल है, पूरा कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा सोशल एनवायरनमेंट सब मैक्रो सिस्टम में आता है। पढ़िए। फिर उसके बाद मैक्रो सिस्टम के बाद आता है आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में हम क्या रखते हैं, इवेंट्स डेट अकर इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हमारी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं। ठीक है। एनकम्पास द डायमेंशंस ऑफ टाइम एलिमेंट्स। ठीक है। विद इन द सिस्टम कैन बी आइदर एक्सटर्नल सच एज द टाइमिंग ऑफ द पेरेंट्स डेथ, इंटरनल सच एज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये सब क्रोनो सिस्टम के पार्ट हैं, जो लाइफ के इवेंट्स हैं, बेसिकली जो लाइफ के इवेंट्स हैं। तो मॉनफेन बैनर ये बोलते हैं कि ये सारे के सारे सिस्टम कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हैं और चारों ओर हैं एक इंसान के, और यही सारे सिस्टम मिलकर जो है कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, कौन सी, इकोलॉजिकल सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, फिर एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपना मॉडल दिया है, ये इकोलॉजिकल मॉडल। इंडियन साइकोलॉजिस्ट दुर्गानंद सिन्हा 1977 में इकोलॉजिकल मॉडल दिया टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड वुड बी व्यू इन टर्म्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बताए और बोला जो अपर मोस्ट विजिबल लेयर है उसमें हमारा होम, स्कूल, पीयर ग्रुप आता है, दैट इज़ मोर क्लोज टू अस। जो हमारे हैं उनको हम अपर मोस्ट लेयर में रखते हैं, और उन्होंने इतने सारे सर्कल की जगह दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करी। पढ़िए एक बार दुर्गानंद सिन्हा के बारे में। ये भी रीड करिए। अपर लेयर के बारे में बताया हुआ है और साथ साथ मोस्ट विजिबल लेयर के बारे में भी बताया हुआ है। डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, कई जगह पे इन डेवलपमेंट टास्क को डेवलपमेंट माइलस्टोन्स भी बोलते हैं। सो माइलस्टोन्स ये डेवलपमेंटल टास्क वो है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक इंसान को कर लेने चाहिए। जैसे एक बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चलना सीख लेना चाहिए, एक बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बोलना सीख लेना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम फिक्स हैं, जो पैटर्न फिक्स है, उसको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं।
अगर कोई बच्चा अपने एक पर्टिकुलर लाइफ के पीरियड में ये डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पाता, मान लो उसको 4 साल की उम्र में बोलना चलना सीख लेना चाहिए था, वो नहीं कर पाता, तो मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डेवलपमेंट डिले है। और डेवलपमेंट डिले के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ठीक है, हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है आईक्यू जो है वो लो हो, और बाकी डेवलपमेंट क्वोशेंट लो हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ भी है अबाउट अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ लाइफ of individual leading to a successful achievement of which lead to the happiness and success. Some tasks arise mainly as a result of physical maturation such as learning to walk आ गया, and other development primarily from the cultural pressure of the society such as the learning of reading, and still other grow out of the personal value to read. So still other growth out of the personal values of aspiration of the individual suggested using the and preparing for the vacations. तो आप यहाँ ये समझिए कि किस तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट हो रही है, और अगर वो डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं होगी तो मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट डिले है। पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट टास्क का ये है, या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का ये है, ये हमें गाइड करते हैं कि एक इंडिविजुअल में किस टाइम पे कौन से बड़ा बदलाव आएंगे, और एक सोसाइटी जो है उस इंडिविजुअल से क्या एक्सपेक्ट करती है अलग अलग एज के टाइम पे। मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल को टू डू व्हाट द सोसाइटी ग्रुप्स एक्सपेक्ट। डेवलपमेंट टास्क मोटिवेट भी करते रहते हैं एक बच्चे को कि इतनी एज में आपको ये करना आ जाना चाहिए, इतने बड़े हो गए आपको ये करना आ जाना चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेशंस मोटिवेट करने का फैक्टर भी है। फाइनली द डेवलपमेंट टास्क शो इंडिविजुअल व्हाट लाइज अहेड एंड व्हाट दे विल एक्सपेक्टेड। तो एक जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो सब चीज़ों की डिमांड यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे सोशियो कल्चरल फैक्टर की दैट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट, फिर से वही बात, हमारी फैमिली, हमारा बैकग्राउंड, हमारा कल्चर, तो वो सब मिलकर हमारे एक तरीके से डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्विकली रीड मारिए एक बार। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, ये उसमें आ जाएगा सोशल में। अब बात करते हैं एक एक करके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे प्री नेटल स्टेज। इसका मतलब जब बच्चा मदर वॉम में होता है, ये 9 मंथ की एक स्टेज होती है, ठीक है। दैट मीन्स 40 वीक की, 90 इसलिए यहाँ पे आ गया था, 40 वीक की ये 9 मंथ की एक स्टेज होती है। इसे कॉन्सेप्शन टिल बर्थ तक ये चलती है। इसको साइंस में गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और जितनी भी बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो मदर वॉम में होती है इस टाइम पे। टेराटोजन्स ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे एजेंट्स हैं एनवायरनमेंट के जो बच्चे के लिए डेडली हो सकते हैं या अबनॉर्मेलिटीज़ बच्चे में ला सकते हैं।
कुछ टेराटोजेंस हैं, जैसे अगर मदर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या फिर कोई ड्रग लेते हैं, ये सब ठीक है, कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट है हो सकता है इससे फोइटस को, और फोइटस की इमीडिएट डेथ भी हो सकती है, उसमें अबनॉर्मेलिटी भी आ सकती है। जो पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जो एयर में पाए जाते हैं, ये भी एक तरीके से बड़े हानिकारक होते हैं बच्चों के लिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मरकरी, ये सब भी लीड करते हैं बच्चे के लिए एक तरीके से अबनॉर्मेलिटी एंड डेथ। नेक्स्ट लिखा है आपके पास इन्फेंसी। इन्फेंसी में मोटर डेवलपमेंट आती है फर्स्ट। अब कई सारी डेवलपमेंट्स होती हैं बच्चों में, मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल। हम हर एक डोमेन को 1 2 3 4 को सब में पढ़ेंगे। इन्फेंसी में पढ़ेंगे अब हम ये चारों डोमेन। तो इन्फेंसी मतलब अब बच्चे ने जन्म ले लिया है, बर्थ के बाद की जो स्टेज है, इस स्टेज में बच्चे के अंदर मोटर डेवलपमेंट होती है। मतलब ये सारी चीज़ें, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग करना बच्चा सीख जाता है। नीचे की फ़ोटोज़ में देखिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आपका रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है कि एक तरीके से एक्सप्रेशंस शो करना। रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे ही है ये, एक तरीके से बॉडी के ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बॉडी में, ये कई बार लर्नड नहीं होता। ये मेन इसकी खासियत ये है कि ऑलरेडी जेनेटिकल बेसिस पे सीखा सिखाया होता है। जैसे एक डॉग जब ज़मीन में बैठता है तो पूँछ से साफ करके बैठता है, वो उसका रिफ्लेक्स है। ऐसे ही ह्यूमन के रिफ्लेक्सेस यहाँ पे दे रखे हैं, एक बार देखिए। पहला है आपका रूटिंग रिफ्लेक्स। अगर आप बच्चे के लिप्स पे टच करेंगे, चिन पे टच करेंगे, तो वो सकिंग करना शुरू कर देगा, दैट इज़ रूटिंग रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स, अगर उसको तेज वॉइस सुनाई देगी, लाउड नॉइस, तो वो रोना शुरू कर देगा, ऐसे मुंह बना लेगा। अगर आप उसके पाम पे तेज़ी से हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो ग्रेस्प कर लेगा, आपका अंगूठा या उंगली पकड़ लेगा। बैंस्की इज़ लाइक कि जब आप उसके फुट पे स्ट्रोक करेंगे नीचे की तरफ, तो इस तरीके से अपना थंब जो है कर्ल कर लेगा। ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं जो अभी हमने ऊपर देखे। सेंसरी डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट में क्या होता है? सेंसरी डेवलपमेंट इज़ लाइक, अभी इन्फेंसी में ही पढ़ रहे हैं हम, बच्चा सुनना, मदर वॉइस को पहचानना, डिटेक्ट करना, डायरेक्शन समझना शुरू हो जाता है। मतलब उसको ये पता लग जाता है कि कौन बोल रहा है, किस दिशा से, उस दिशा में अपना मुंह घुमाना शुरू कर देता है। टेस्ट स्मेल उसमें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चा अभी कलर डेफिसिट होता है, उसके लिए दुनिया रेड और वाइट कलर की होती है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। धीरे धीरे उसका 20/20 का कलर क्लियर होता है। 3 मंथ की एज तक आते आते वो अच्छे से एज एन अडल्ट जैसा देख पाता है, वैसा वो बच्चा देखना शुरू कर देता है। ब्रीथ, सक करना, स्वेल करना, और आपका क्या कहते हैं, बॉडी वेस्ट एक्सक्रीट करना, ये सारी एक्टिविटी बच्चा इसमें करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इन्फेंसी में, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें आ जाती है। अगर आप उसके सामने से किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करोगे तो उसको पता है कि वो ऑब्जेक्ट आपने छुपाया, वो रोने लग जाएगा। उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, जिसको हमारे को जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, 8 मंथ में डेवलप हो जाती है, उसको पता है कि चीज़ें यहाँ प्रेजेंट हैं, आपने उसको कहीं पे छुपाया है। दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट परमानेंस, अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कि वो कॉन्टीन्यूसली यहीं पर ही है। ये सामने आपके फिगर दिखा रखी है कि अगर ऑब्जेक्ट छुपा देंगे, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं डेवलप है तो बच्चा नहीं रोएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप है तो बच्चा चीज़ छुपाते ही रोने लग जाएगा, ढूंढने लग जाएगा। इन्फेंसी में ही बच्चे के अंदर सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, वो फैमिली में मदर से ज़्यादा अटैच होना शुरू कर देता है। उसका रीज़न हैरी हैडलो ने अपनी स्टडी में बताया कि जब एक छोटे से चिंपैंजी को जन्म लेते ही एक पिंजरे में रखा गया, जिसमें 2 डॉल थी, डॉल नंबर 1 और डॉल नंबर 2। ये वाली जो डॉल थी ये सॉफ्ट थी, और ये वाली जो डॉल थी वो हार्ड थी। ऑल्दो हार्ड वाली डॉल उसको मिल्क भी दे रही थी, लेकिन जो मंकी है वो उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट हुआ, जो डॉल सॉफ्ट थी, ठीक है, इसके साथ ज़्यादा कनेक्ट हुआ। तो इसी तरीके से जो बच्चा है वो मदर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि मदर का सॉफ्ट टच होता है। ठीक है, ये बात हैरी हैडलो ने अपनी रिसर्च में बताई, जिस रिसर्च को हम कॉन्टेक्ट कंफर्ट बोलते हैं। कॉन्टेक्ट कंफर्ट बोलते हैं।
फिर इसके बाद आपका आया यहाँ पे कॉन्टेक्ट कंफर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आया इसी इन्फेंसी में एरिक एरिक्सन ने अपने बारे में बताया। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट दी है, साइको सोशल डेवलपमेंट दी है। इसने इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करी। ट्रस्ट की फीलिंग बच्चा तब डेवलप करता है जब उसको उसके पेरेंट्स से जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी पूरी हो रही हो, टाइम पर उसे खाना मिल रहा हो, फिज़िकल कंफर्ट मिल रहा हो, तो बच्चा पेरेंट पे ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप करेगा। मिसट्रस्ट की फीलिंग बच्चा तब डेवलप करेगा जब उसको नेगलेक्ट किया जाए, ठीक है, उसकी टेक केयर नहीं की जाए, उसको अच्छे से टाइम पे खाना ना मिले, तो ऐसे में बच्चा मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप करेगा। ठीक है, ये सारे माइलस्टोन्स हैं जो बच्चे में 12 मंथ की एज तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, वही डेवलपमेंटल टास्क। नेक्स्ट आपका है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में आने के बाद बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे के अंदर बॉडी के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, वॉकिंग करना शुरू कर देता है, रनिंग करना शुरू कर देता है, जंपिंग करना शुरू कर देता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है बच्चे का वो इम्प्रूव हो जाता है, पेंसिल को होल्ड करना, लिखना आ जाता है उसे। इस एज में दो तरीके की डेवलपमेंट होती है, एक होती है सेफेलोकॉर्डल और एक होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगर बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगर बच्चे की डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होकर टेल की तरफ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। अगर बच्चे की डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होकर टेल की तरफ जा रही है तो उसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। मोटर डेवलपमेंट इसमें बच्चे के अंदर बताया मैंने कि रनिंग, जंपिंग, ये सब चीज़ें बच्चा करना शुरू कर देता है, आर्म्स और लेग्स पे उसका कंट्रोल आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है, जैसा हो ही गया था। ये इंट्यूटिव स्टेज होती है, बच्चा सोचता है, हर चीज़ पे क्वेश्चन करता है, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों होता है, इसको ऐसे क्यों किया जाता है, ठीक है। इसमें प्री ऑपरेशनल थॉट्स आ जाते हैं, ईगो सेंट्रिज्म होता है, सिर्फ अपनी पड़ी रहती है बच्चे को, मतलब सेल्फ नीड से ही उसको मतलब है, मेरी चीज़ें पूरी हो जाए, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए, कैसे भी हो मुझे मतलब नहीं। पियाजे के अकॉर्डिंग इस स्टेज में जो है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, मैंने बता दिया। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है, इस स्टेज में ये वाला तो हो गया, ये इन्फेंसी में था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपका चाइल्डहुड में। जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो वो उसके अंदर ईगो सेंट्रिज्म होगा, सिर्फ अपने पे फोकस। एनिमिज्म होगा, उसे ऐसा लगेगा हर एक चीज़ में जीवन है, ठीक है। अगर किसी कुर्सी से टकरा जाएगा तो उसको सॉरी बोलेगा। सेंट्रेशन होगा कि एक एक चीज़ पे फोकस। केक को डिस्ट्रीब्यूट किया मदर ने, सेम केक को एक को दो पार्ट में डिवाइड करके दे दिया और एक को एक पार्ट में, पूरा का पूरा बड़ा केक, तो उसको रोने लग जाएगा, उसको दो पीस क्यों दिए, मुझे एक पीस क्यों दिया, उसे बड़े गिलास में पानी क्यों दिया, मुझे छोटे गिलास में क्यों दिया। इस तरीके से सेंट्रेशन आता है, अपने थॉट्स बनाने लगेगा दिमाग में। ये सारे एरिक एरिक्सन ने बताया कि चाइल्डहुड स्टेज में जो बच्चा है वो ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी इन्हीं स्टेजेस में शो करेगा, ठीक है। एक बार आप देखिए इन दोनों सबको। आगे बढ़ते हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट अगर हम बच्चे की देखें
तो उसको जेंडर और मॉरल डेवलपमेंट उसमें होने लगेगी, डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा वो और चीज़ों में, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, खुद वॉशरूम जाना, खुद चीज़ें अपना लंच बॉक्स खोल के खाना, बैग अपना पैक करना, टाइम टेबल फॉलो करना, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर देगा। इसी में ही उसका एडमिशन हो जाता है स्कूल में, अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है उसमें अब अर्ली चाइल्डहुड में ही, ठीक है। और साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो लॉरेंस कॉलबर्ग नाम के साइकोलॉजिस्ट ने मॉरल डेवलपमेंट्स दी हैं सबकी। बच्चे के अंदर अभी इस उम्र में राइट और रॉन्ग जो है वो डिपेंड करते हैं मदर और फादर के पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे। जिस चीज़ पे पनिशमेंट मिल रही है वो काम वो स्टॉप कर देगा करना, जिस चीज़ पे रिवॉर्ड मिल रहा है वो काम वो करता जाएगा। फिर आता है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस जो है सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है आपकी, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें एक ट्रांजिशन पीरियड है, एक ब्रिज है बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। फिजिकल डेवलपमेंट तो इसमें होती ही है जो यूनिवर्सल है, सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है। ये एक प्रॉब्लमेटिक कंफ्यूजिंग स्टेज है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो कुछ एक्सेप्टेबल होते हैं कुछ नहीं। सेक्सुअल मैच्योरिटी इसी में आती है, ड्रामेटिक चेंजेस और ग्रोथ रेट इसी में इंक्रीज होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बॉयज़ में आपको दिखेंगे चेंजेस, बॉय में प्यूबर्टी एज के अकॉर्डिंग, और गर्ल्स में भी आपको प्यूबर्टी के अकॉर्डिंग चेंजेस दिखेंगे। अब लोगों की, इन बच्चों की अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट जेंडर भी बढ़ने लगती है, और साथ साथ इसमें ही क्या होता है, इनके सीक्रेटिव अबाउट द सेक्सुअल कंसर्न्स हो जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आने लगती है। इसी एज में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिशन के चांसेस रहते हैं एसटीडी एंड एड्स की, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और मतलब बाय एनी हाउ सेक्सुअल अब्यूज़ का भी शिकार इसी एज में हो जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसमें होती है, जिसमें डेवलपिंग अबाउट द रीज़न एंड फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स डेवलप होते हैं, थिंकिंग एक्सपेंड हो जाती है, और साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है थिंकिंग मोर इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स एंड रीज़न करने लगते हैं बच्चे चीज़ों का, कि इसके पीछे का कारण ये क्या है, इसके पीछे का कारण क्यों है। लॉजिकल थिंकिंग बच्चे सोचने लग जाते हैं इस एज में, हर एक चीज़ का लॉजिक समझ में आने लग जाता है। अगर 2 4 ज़ा 8 होते हैं तो 4 2 ज़ा भी 8 होते हैं, ये बात इनको समझ में आ जाती है। दैट इज़ वन रिवर्सिबल थिंकिंग। ट्रांजिशन पीरियड है, बड़ा रैपिड चेंजेस होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बच्चे सर्च करते रहते हैं इस एज में, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म बता दिया था इसमें। बच्चे इस एज में दो चीज़ें हैं, एक है इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल डेवलप करते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस, उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी मेरे आसपास है वो मुझे ही देख रहा है। ऐसे बच्चे हमेशा अपने शर्ट को ठीक करना, अपने कपड़ों को ठीक करना, अपने बालों को ठीक करना, बार बार अपने आप को शीशों में देखना, इसमें लगे रहते हैं। पर्सनल फेबल इज़ अ पर्टिकुलर थिंग जिसके अंदर ऐसा लगता है उनको कि मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी की उनके अंदर दिक्कत रहती है, एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेजर चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं, क्रिमिनल एक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा इसी एज में, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, लीगल ऑफेंस ये रहता है। टूवर्ड्स द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, लो लेवल ऑफ अचीवमेंट, नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें बच्चों में डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। नेग्लेक्टेंस बच्चों में आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके अच्छे, क्या कहते हैं, जाने माने सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके एडोलिसेंस में उन्होंने क्या क्या गलतियां करी और कितनी बार उनको जेल वगैरह हुई। सब्सटेंस अब्यूज़ सबसे ज़्यादा इसी एज में होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर की, वो भी इसी एज में होता है, या तो एनोरेक्सिया या फिर बुलीमिया नर्वोसा। बिल्कुल नहीं खाते तो एनोरेक्सिया, ज़्यादा खाते हैं तो बुलीमिया। ऋचा चड्ढा भी इसमें से एक एग्जाम्पल है। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी फॉर्मिंग द आइडेंटिटी ऑफ एडोलिसेंस, कल्चरल फैक्टर्स हैं आपके, इंक्रीज इंटरेक्शन, पीयर पेरेंट इंटरेक्शन,
वोकेशनल कमिटमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी डेवलपमेंट को असर डालते हैं। थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे छोड़ दो। बात करते हैं अडल्टहुड। अडल्टहुड स्टेज में बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरेंस आनी शुरू हो जाती है, उसको अपनी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है, और ज़्यादा वो ये समझ पाता है कि उसको लाइफ का गोल क्या है और क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है। ठीक है, इस एज में डेवलपमेंटल टास्क होते हैं करियर डेवलपमेंट की ओर। अब बच्चा 10th क्लास में होगा या फिर बच्चा 11th क्लास में होगा, जिसमें वो अपने करियर गोल्स को चूज़ कर रहा होगा, अपनी स्ट्रीम चूज़ कर रहा होगा, और इस एज के एंड होते होते आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चा जॉब ले लेता है, और आगे तक जब तक अडल्टहुड चलता है, मैरिज, फैमिली प्लानिंग सब इसी एज में होता है। ठीक है, फाइनली डेथ स्टेज आ जाती है अडल्ट ओल्ड एज के बाद। एंड ये रही ओल्ड एज। ओल्ड एज में लो एनर्जी हो जाती है, फाइनेंशियली एसेट्स कम हो जाते हैं, रिटायरमेंट आ जाती है, इलनेस हो जाती है, बॉडी हेल्थ डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बस ये सब सेम ही है बाकी, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, गुड डे ऑल।